स्टूडेंट्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर में ये हमारा 9th लेक्चर है। पिछली वीडियोस में हमने सॉल्यूशन और उसके टाइप्स की बात की थी और कुछ स्पेसिफिक टर्म्स थी सॉल्यूशन से रिलेटेड, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, नॉन अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की बात की थी। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। कंसंट्रेशन क्या होती है और कौन सी टर्म्स हैं जो सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन निकालने के लिए यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। कितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ये उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं जिसके बेस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इसमें मैं पहली टर्म करवाने जा रही हूं जो कि क्या है, मास बाय मास परसेंट। मास बाय मास परसेंट। तो मास बाय मास परसेंट के लिए हमारे पास क्या है, कैसे निकालेंगे हम इसको? नाम इंडिकेट कर रहा है। मास बाय मास परसेंट का मतलब क्या हो गया कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करेंगे हम? इनटू 100 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। तो यानी मैं इसको लिख सकती हूँ वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसी को मैं और इलेबोरेट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। हमें न्यूमेरिकल बहुत सिंपल से है इसके, लेकिन न्यूमेरिकल में हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि मुझे सॉल्यूशन का मास दे रखा है या सॉल्वेंट का मास दे रखा है। अगर मुझे सॉल्वेंट का मास दे रखा है और सोल्यूट का मास गिवन है तो मास ऑफ सोल्यूट तो मैं यहां लिखूंगी और साथ में क्या करूंगी, सोल्यूट और सॉल्वेंट के मास को प्लस करके तब न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए मुझे गिवन है 20 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 80 ग्राम ऑफ वाटर। मान लीजिए मुझे ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मेरे पास क्या आ गया, सोल्यूट, क्योंकि हमने कहा था सोल्यूट क्या होता है, जो स्मॉल अमाउंट में होता है। ये मेरे पास क्या है, वाटर। यहाँ पे वाटर वर्ड कह रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सॉल्वेंट है। तो जब मैं न्यूमेरिकल में इसे प्लेस करूंगी तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट मेरे पास ये आ गया और सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मैंने किया, तब जाके मैं 100 करूंगी, तब ये न्यूमेरिकल मेरा सॉल्व होगा। अब मान लीजिए यहां वाटर की बजाय यहां पर मेरे पास आ गया सॉल्यूशन, 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन वर्ड आ गया। तो मुझे यहां क्या करना है, ये 20/80 इंटू 100 आ जाएगा। तो मुझे स्पेशली ये चीज ध्यान में रखनी है न्यूमेरिकल में कि क्या मुझे सॉल्वेंट का मास गिवन है या फिर मुझे सॉल्यूशन का मास गिवन है। नेक्स्ट अगर टर्म की हम बात करें तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट की बात करें हम तो नाम से ही पता चल रहा है हमें कि इसमें क्या आएगा, इसमें हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 क्यों किया, क्लियर है? 100 इसलिए किया क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां सॉल्यूशन से हमें याद रखना है कि अगर मुझे सॉल्वेंट गिवन है तो मुझे ऐड करना है, लेकिन अगर मुझे सॉल्यूशन वर्ड गिवन है तो मुझे ऐड नहीं करना, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कह दिया था जब हमने सॉल्यूशंस किए कि हम बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसके दो कंपोनेंट हैं, यानी एक सोल्यूट और एक
सॉल्वेंट। अब इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो वो क्या है हमारे पास, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए सेम वही, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज की बात की जा रही है। तो मास ऑफ सोल्यूट जितना भी गिवन होगा हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहां से हम निकालेंगे। कई बार क्या होता है, हमें डेंसिटी गिवन होती है और मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन होता है, सोल्यूशन का गिवन होता है, तो हम वहां से क्या करेंगे, वहां से पहले हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे सोल्यूशन का और फिर यहाँ प्लेस करेंगे। मैं ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो सिंपल है कि अगर मुझे मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन करना है। अगर मुझे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और अगर मुझे मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन करना है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में ये गिवन नहीं है कि आपको मास बाय मास परसेंट निकालना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है, और आपको मासेस ही गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। अब इसी में ही नेक्स्ट अगर हम टर्म की बात करें तो हमारे पास आती है पीपीएम। तीन टाइप हो चुकी है हमारे पास, फोर्थ टाइप है हमारे पास पीपीएम। अब पीपीएम क्या है, पीपीएम इज पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। और इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, जनरली जब हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें कंसंट्रेशन मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। लेकिन जो बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं, फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं पीपीएम का। अब यहां मैं आपको दो टर्म क्लियर कर दूं कि हम दो टर्म्स पढ़ते हैं क्या, कंसंट्रेशन के बेस पे हमारे पास दो टर्म्स आती हैं। एक तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वर्ड हम पढ़ते हैं, और एक हमारे पास होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, जिसमें जो सॉल्वेंट की अमाउंट है वो कम है, यानी सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। या फिर अगर सॉल्वेंट दोनों में इक्वल है तो सोल्यूट इसमें क्या होगा, लार्जर अमाउंट में होगा। और इस वाले केस में क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में मेरे पास क्या होगा, सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। ये मैं तब की बात कर रही हूं जब हम सोल्यूट को हमने फिक्स कर रखा है कि सोल्यूट इतना ही है। मान लीजिए मैंने 1 स्पून ऑफ शुगर को डिसॉल्व किया है 1 ग्लास ऑफ वाटर में, और मैं इसी को ही कंपेयर कर रही हूं कि 1 स्पून ऑफ शुगर को मैंने डिसॉल्व कर दिया टब और बकेट ऑफ वाटर में या 2 ग्लास ऑफ वाटर में। तो यहां पे मैंने मान लीजिए टब ऑफ वाटर में इसको मैंने डिसॉल्व कर दिया। तो स्पून ऑफ शुगर यानी जो हमारा सोल्यूट है ये तो क्या है, उतना ही है, लेकिन सॉल्वेंट इसमें कम है और इसमें सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा। तो मैं, क्योंकि कंपैरेटिव है, ये जो सोल्यूशन है ये मेरा क्या कहलाएगा, ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ये मेरे पास डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाएगा। अब मान लीजिए मैं हाफ ग्लास ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर देती हूँ, तो अब अगर कंपेयर करूं तो हाफ ग्लास ऑफ वाटर का जो सोल्यूशन है अब वो कंसंट्रेटेड हो गया, और 1 ग्लास ऑफ वाटर का जो सोल्यूशन है वो मेरे पास क्या आ गया, डाइल्यूट आ गया। कहने का मतलब है कि जिसमें अगर पर्टिकुलर गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट मुझे गिवन है, तो जिसमें सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा है वो मेरा डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाता है। तो यहां पे हमने वर्ड यूज किया कि पीपीएम का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और सोल्यूट उसके हिसाब से बहुत ही कम है। तो ऐसे में हम मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कौन सी टर्म का इस्तेमाल करते हैं, पीपीएम का। तो पीपीएम क्या है, पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। सिंपल, जैसे हमने अभी बाकी टर्म्स में किया, मास ऑफ सोल्यूट लिया ऊपर और मास ऑफ सोल्यूशन नीचे लिया, लेकिन बाकियों में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम क्या करेंगे 10⁶
वहां 100 से किया था क्योंकि हमें परसेंटेज की बात करनी थी। तो पीपीएम क्या है कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में जब आप उसे कंपेयर करो मिलियंस ऑफ पार्ट में। तो यानी यहां पर नाम ही इंडिकेट कर रहा है पार्ट्स पर मिलियन। इसी तरीके से एक और टर्म की बात करते हैं यहां पर हम, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन। मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल आता है कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ, आपको अमाउंट्स गिवन है तो आप क्या करोगे, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, या स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of solution। यहां हमने अमाउंट ऑफ सोल्यूशन को स्पेसिफाई कर दिया। 1 लीटर किसी भी सोल्यूशन में कितना सोल्यूट आपका डिसॉल्व हो सकता है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट मुझे किस में लेना है, ग्राम में लेना है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये मेरे पास क्या है, 1 लीटर लिखा है मैंने यहाँ पर, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसको मैं क्या कहूंगी, स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब स्ट्रेंथ क्या आ गई मेरे पास, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, और किस में लेना है मुझे, ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और इसे किस में लेना मुझे, लीटर में लेना है। यानी 1 लीटर में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व कर सकता है, ये उस सोल्यूशन की क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ कहलाएगी। इसी तरीके से एक और टर्म आती है हमारे पास, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम वर्ड यूज कर रही हूं मैं यहां पर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature to form a saturated solution। सॉल्युबिलिटी क्या है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, कब, ये चीज आपको यहां ध्यान रखनी है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहा है। अभी तक जो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स की है उसमें हम बात करें तो हर जगह हमने सॉल्यूशन से कंपेयर किया है सोल्यूट के अमाउंट को, लेकिन सॉल्युबिलिटी एक ऐसी टर्म है जहां मुझे ध्यान रखना है कि मुझे सोल्यूट की अमाउंट को कंपेयर करना है किससे, सॉल्वेंट से, और वो भी कितने सॉल्वेंट से, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट से। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई गिवन टेम्परेचर दे दिया गया और उस गिवन टेम्परेचर पर कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और क्या बनाने के लिए, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। मतलब आप बोलते जा रहे हो और जब वो घुलना बंद हो जाए तो जो वो अमाउंट है सोल्यूट की वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। मान लीजिए मुझे गिवन है जैसे जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, नमक, सोडियम क्लोराइड जो है सॉल्युबिलिटी इसकी कितनी है, मुझे गिवन है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 36 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे इस वर्डिंग से क्या पता चल रहा है, इस वर्डिंग से मुझे क्या क्लियर हो रहा है कि NaCl की सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 36 ग्राम ऑफ NaCl कैन डिसॉल्व in 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में कितना NaCl डिसॉल्व कर सकता है, 36 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर सकता है। इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ डिसॉल्व नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि यहां हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन की।
यानी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाते हुए 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता है उसी टेम्परेचर पे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये टेम्परेचर मैंने 20 डिग्री सेल्सियस से राइज किया तो क्या होगा, ये अब NaCl की अमाउंट अब 36 ग्राम नहीं रहेगी बल्कि बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो यहां मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सॉल्युबिलिटी पे क्या असर रहता है उसका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले यहां बात करते हैं हम कि जो द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन विच इज सैचुरेटेड, एक ऐसा सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड है एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर बिकम्स अनसैचुरेटेड। कैसा हो जाता है? अनसैचुरेटेड हो जाता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर सोल्यूट की वो बढ़ जाती है, यानी अभी मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन डिसॉल्व। और हमने क्या कहा था कि हम उस सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड कहते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम किसी सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करें तो वो कैसा बन जाएगा? अनसैचुरेटेड बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि अभी उसमें और ज्यादा सोल्यूट जो है वो ऐड कर दिया जाता है, और जब हम उससे ज्यादा सोल्यूट, सैचुरेशन लेवल से ज्यादा सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो सोल्यूशन कैसा बन जाता है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। और जब ये जो हमने हीट किया है, आफ्टर हीटिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं एंड कूल्ड, और इसको कूल कर दिया जाता है। मैंने पिछली वीडियोज में भी आपको बताया था कि कूलिंग करने पर क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ सोल्यूट गेट क्रिस्टलाइज। क्या होता है? जो कुछ जो है उसमें सोल्यूट जो है वो क्या होता है, वो क्रिस्टल की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है अगर जब हम उसे क्या करते हैं, कूल करते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो यानी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी, यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द solubility of a salt generally increases। मैंने यहां पर जनरल वर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कई सॉल्ट्स ऐसे भी होंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाती होगी। मान लीजिए आप चीनी और पानी का सोल्यूशन बना रहे हैं, तो आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये शुगर की जो सॉल्युबिलिटी है वो और बढ़ जाएगी। NaCl की बात करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। बहुत सारे सॉल्ट है, KCl की बात करें, पोटेशियम आयोडाइड की बात करें, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, जनरली मैक्सिमम सॉल्ट्स की जो सॉल्युबिलिटी है टेम्परेचर बढ़ाने पर वो और घुलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट्स भी हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो जब हम जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो जनरली क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्ट की बढ़ जाती है टेम्परेचर को बढ़ाने पर। लेकिन मैं यहां कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूं, एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट whose solubility decreases with increase in टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती नहीं बल्कि घट जाती है। ऐसे सॉल्ट्स के एग्जांपल मैं यहां पर लिख रही हूं। तो ऐसे सॉल्ट्स कौन से हैं, जैसे सोडियम सल्फेट।
सोडियम सल्फेट को जब डिसॉल्व किया जाता है तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। इसी तरीके से लिथियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है और इंक्रीज करने पर टेम्परेचर को। अब अगर इनकी फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला है Na2SO4। केमिकल फॉर्मूला बनाना हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल में करेंगे। लिथियम सल्फेट की बात करें तो लिथियम सल्फेट मेरे पास क्या आ गया, Li2SO4, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है वो इधर आ गई, लिथियम की वैलेंसी 1 होती है तो वो इधर आ गई। सीरियम सल्फेट जो है Ce2SO4 का थ्राइस, क्योंकि सीरियम की वैलेंसी क्या है, 3 है तो वो इसके पैर में आ गई, और सल्फेट की वैलेंसी 2 है तो वो इधर आ गई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का OH का होल ट्वाइस, क्यों, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसकी वैलेंसी है 1। तो ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है, घट जाती है। अब अगर इसका रीजन की बात करें तो रीजन क्या होगा, अगर इनके रीजन की हम बात करें कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी जो है वो घट जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो क्या है एक्चुअल में जो सॉल्युबिलिटी है सोडियम सल्फेट की, लिथियम सल्फेट की, सीरियम सल्फेट की, या हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये कैसी प्रोसेसेस हैं, इन सॉल्ट्स की जो सॉल्युबिलिटी है एक्सोथर्मिक इन नेचर है। 2 तरह की प्रोसेस होती है, आप जानते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अब यहां ऑलरेडी सॉल्युबल होने पर ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस हो रही है और हम क्या कर रहे हैं, हम और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, नॉन फेवरेबल कंडीशन आ गई, फेवर में नहीं रही उसकी, तो क्या होगा, क्योंकि ये खुद एक्सोथर्मिक हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, क्योंकि ऑलरेडी वो तो हीट रिलीज कर रहे थे और आप और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उनके नॉन फेवरेबल कंडीशन आ गई, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई। अब जिन सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, उसका क्या रीजन होगा, उसका रीजन क्या होगा कि उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो एंडोथर्मिक है यानी हीट एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी वो रख रहे हैं, तो उन्हें हीट की रिक्वायरमेंट है, और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो फेवरेबल कंडीशन में आ गया, जिसके कारण उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। और भी बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, अगर हम बात करें और कंसंट्रेशन टर्म्स की जो हमें पढ़नी है वो है मोलैरिटी, विजिबल नहीं होता है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, और भी बहुत सारी टर्म्स है हमारे पास। तो इनकी बात जो है वो हम इस मैटर अराउंड द स्फीयर में नहीं करेंगे, इसकी बात हम करेंगे चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। क्यों, क्योंकि अभी ये जो कंसेप्ट है ये करने से पहले हमें पता होना चाहिए मोल कंसेप्ट के बारे में। तो जब मोल कंसेप्ट हम कर लेंगे, और ये जो मोल कंसेप्ट है वो हमारे कौन से चैप्टर में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल में, तब हम ये कंसंट्रेशन टर्म्स को भी और इनसे भी ज्यादा जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनकी बात हम वहां पर करेंगे। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैंने आपको जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं चैप्टर इज मैटर अराउंड द स्फीयर में वो डिस्कस किए हैं। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये अभी ये जो फॉर्मूले हैं ये बिल्कुल सिंपल हैं, लेकिन न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो आपको छोटी छोटी बातें समझ में आएंगी कि किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और जिन व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।